हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी जो हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसकी एक लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और प्लांट को ग्रोथ जो डेवलपमेंट चैप्टर है ये बॉटनी सेक्शन की क्लास 11th की लास्ट चैप्टर है, और इसकी लेक्चर 2 आज होने वाली है। और इसके दौरान जो है मैं बाकी जो भी ग्रोथ रेट के ऊपर हमारी लास्ट बातें हुई थी उसके आगे जो है आज की डिस्कशन मैं रखने वाली हूँ। और इससे पहले जो है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसके दौरान हमने आपको बेसिक बातें बताई थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। मैं एक बार जो है रिकॉल कर देती हूँ जो भी मैंने आपको इसकी लेक्चर 1 में जो है जो भी मैंने आपको बताया था वो मैं एक बार और इसको रिकॉल करवाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ होती है बेसिकली इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ओपन टाइप की ग्रोथ होती है, फंडामेंटल कैरेक्टर होता है ग्रोथ, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होती है साइज में, और इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आते हैं जैसे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है हमारा वो इंक्लूड करता है हमारे ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन को, जिसके अंदर डिफ्रेंसिएशन में मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन होगी, और डिवीजन के बाद वो डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर होगा, या तो उसमें सेल वॉल में चेंजेस होगी या फिर उसकी प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस होगी। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की वो कंट्रीब्यूट करता है मतलब उसकी अलोंग एक्सिस जो होती है उसकी इलोंगेशन होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट का वो उसकी गर्थ में होती है। इसके बाद जो है मैंने आपको टॉपिक बताया था दैट इज़ ग्रोथ जो होता है वो मेजरेबल होता है, और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे कि ग्रोथ कैसे कैसे मेजर हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था जो बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है वहाँ उस पॉइंट को भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो है मैंने आपको ग्रोथ की 3 फेजेस बताई थी। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन, उसके बाद मैचुरेशन वाली फेज। और जो हमारा लास्ट कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ रेट क्या होता है। बेसिकली ये इंक्रीज ग्रोथ होता है पर यूनिट टाइम इन टर्म इज टर्म्ड ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट होती है वो होती है बेसिकली ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और ये 2 तरह की थी, दैट इज दी अरिथमेटिक एंड द जियोमेट्रिक। और अरिथमेटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यू करेगा, डिवाइड करेगा, और अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जाएगा, और माइटोटिक सेल डिवीजन में ही देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल था हमारा रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। और कांस्टेंट रेट क्यों बताया बोला था मैंने, ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कल वाले क्लास में बताऊंगी, तो आज मैं इसको कवर करूंगी। और ज्योमेट्रिकल वाली जो ग्रोथ रेट थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल ग्रोथ होती है दैट इज द लैग फेज, उसके बाद वो स्लो फेज होती है, उसके बाद रिपीटेडली जो होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जिसको लॉग फेज बोलते हैं, उसके बाद स्टीडी फेज आ जाती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक की ये वाले पॉइंट हमारी कवर हो चुकी थी, और आज वाली क्लास जो होगी इसके आगे होने वाली है। तो अभी जो है हम लाइन वाइज जो है ग्रोथ रेट जो है उसको देख लेते हैं जो भी हमारा था। सबसे पहला जो है दैट इज दी अरिथमेटिक वाली। अरिथमेटिक के अंदर मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक डॉटर सेल जो होगी वो डिवाइड करेगी और दूसरी डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे ये डिवाइड करेगी और दूसरी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। एक डिवाइड करेगी और दूसरी मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, एक सेल उसके बाद 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, फिर 4 सेल, कंटिन्यूअसली यहाँ पे कॉन्स्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ वर्सेस टाइम की जो ग्राफ है वो देखेंगे तो ग्रोथ वर्सेस टाइम जो होती है इसमें सबसे पहले एक सेल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक सेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते जा रहा है होते जा रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे लीनियर कर्व बन रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो होती है कांस्टेंट रेट से क्या होती है, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है अरिथमेटिक टाइप में। तो अरिथमेटिक टाइप में लीनियर कर्व देखने को मिलती है, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। और इसकी इक्वेशन जो होती है उसको याद रखेंगे कि इक्वेशन जो होती है वो होती है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, जहाँ पे एल टी का मतलब होता है लेंथ एट टाइम टी, और L0 का मतलब होता है लेंथ एट टाइम 0, और R जो होता है वो ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो ये चीजें हमें अच्छे से याद रखना है। दूसरा जो है हमारा दैट इज द ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे एक सेल के बाद यहाँ पे 2 सेल, और 2 सेल जो है वो 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, मतलब एक्सपोनेंशियली यहाँ पे बढ़ता रहता है पावर के टर्म्स में।
तो यहाँ पे इस तरह की जो है हमें देखने को मिलती है ग्रोथ। और यहाँ पे जो इक्वेशन होती है दैट इज W1 इक्वल्स टू W0 ई टू द पावर RT, जहाँ पे W1 जो होता है वो होता है फाइनल साइज और W0 होता है इनिशियल साइज, R होती है ग्रोथ रेट, T होता है टाइम और E होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ज्योमेट्रिक के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात कर ले ग्रोथ वर्सेस टाइम की, तो सबसे पहले जो है लैग फेज हमें देखने को मिल रहा है, ये स्लो फेज होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर फास्ट ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, लॉग फेज। उसके बाद जो है उसके बाद आ जाता है हमारा एसिम्पटोट या फिर स्टेशनरी फेज, यहाँ पे ग्रोथ हमारी रुक जाती है। तो इस तरह की जो ग्राफ होती है वो ज्योमेट्रिक होती है, और इस तरह की जो ग्राफ होती है उसको हम सिग्मॉइड या एस शेप की ग्राफ कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक के ऊपर हम अच्छे से हम बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक जो होती है इसकी सिग्मॉइड या फिर एस शेप की कर्व होती है। ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट में। और दिस कर्व इज फॉर द सेल्स, मतलब जितने तरह के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स होती है प्लांट के, उन सब के लिए जो है यही कर्व जो होता है मेन होता है। और ये बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए क्या होता है कि ये कर्व होता है। तो ये ज्योमेट्रिक वाली हमें अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे R टर्म्स जो है हमारा ई टू दी पावर RT, इसमें R को जो है हम अच्छे से देख लेते हैं कि R जो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। ये मेजर होता है ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, जिसको हम और इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो ठीक है, इसको हमें याद रखेंगे। अब जो होता है हमारा ग्रोथ रेट दो तरह की होती है, दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरी होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है उसमें मान लेते हैं कि हमारे पहले लीफ की साइज होती है मतलब सरफेस एरिया की अगर हम बात कर ले तो हमारा पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बाद में जाके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है, यानी कि साइज जो है लीफ की वो बढ़ चुकी है। सरफेस एरिया की अगर हम बेसिकली बात कर लें तो ये जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, इसके नाम से ही समझ में आता है कि एब्सोल्यूट जो ग्रोथ हो रही है वो मतलब मेजरमेंट ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम में कितनी टोटल ग्रोथ हो रही है, इसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है बेसिकली जो डिफरेंस, मतलब जितना का हमें ग्रोथ हमें देखने को मिलता है वही एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है। जैसे कि अगर बाद में मतलब हमारा फाइनल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वही क्या हो जाता है, हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ हो जाता है। और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ होता है एब्सोल्यूट बाय इनिशियल, मतलब जो एब्सोल्यूट हमारा ग्रोथ रेट आया है वो, और उसको अगर हम इनिशियल से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे दे रखा है दैट इज एब्सोल्यूट 5 है, और हमारा जो इनिशियल वाला था वो भी 5 है, तो टोटल 1 हो जाता है, यानी कि 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो ये मेजरमेंट होता है ग्रोथ का ऑफ द सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, मतलब इसको इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है इसको इनिशियल से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है वो मतलब एब्सोल्यूट की बात करें तो पहले 50 था, बाद में 55 हो गया, तो इसकी डिफरेंस होती है 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है, और रिलेटिव हो जाएगी दैट इज एब्सोल्यूट बाय इनिशियल। तो एब्सोल्यूट हमारा 5 आया है और इनिशियल हमारा 50 था, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1%। के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कंडीशंस फॉर ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। तो इंटरनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए और एक्सटर्नल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इंटरनल की सिर्फ बात कर ले तो इंटरनल के अंदर भी दो चीज़ें हो सकती है, इंट्रा सेलुलर हो सकता है या एंटर सेलुलर हो सकता है। इंट्रा सेलुलर का मतलब है कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर की जो भी फैक्टर्स होगी वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, और इंटर सेलुलर यानी कि दो सेल के बीच में भी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर की बात कर ले तो उसकी जेनेटिक मटेरियल उसकी डीएनए वगैरह पे भी डिपेंड करती है, और इंटर सेलुलर जो होता है उसमें आता है हमारा पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो और एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ये भी होता है, इसके अंदर जो मेन है दैट इज द न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए। दूसरा हमारा वाटर होता है, और वाटर मेन हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बेसिकली। तो वाटर जो होता है ये इन्वॉल्व होता है सेल की इनलार्जमेंट में,
सेल की टर्जिडिटी में, और ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक कंडक्ट। जो भी एंजाइम को वर्क करना रहता है इसके लिए वाटर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसीडर होता है। ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये रिलीज करता है ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी। जितनी भी ग्रोथ एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए जो मेटाबॉलिक एनर्जी निकलती है इसी ऑक्सीजन से निकलती है। इसके बाद हम बात कर ले एक्सटर्नल फैक्टर कुछ और की, तो इसमें आ जाता है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी। ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे ग्रोथ की कंडीशंस में, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है डायरेक्टली इसके नेम से ही, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन से। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है, इसमें इसकी नीचे पार्ट है दैट इज द रूट अपाइकल मेरिस्टम वाला पार्ट, और ऊपर सूट अपाइकल मेरिस्टम है। जो सूट अपाइकल मेरिस्टम है यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, और डिफरेंशिएशन जो होता है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है। इसकी सेल वॉल में और इसकी प्रोटोप्लाज्म में हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगी, और यहाँ से स्टेम पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली इसकी सेल वॉल वगैरह इस सब में हमें अगर जो भी हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगी, तो हमने आपको स्टेम वाला जो मैंने आपको ये पढ़ाया था एनाटॉमी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्टेम वाली जो पोर्शन होती है उसके अंदर हमें एपिडर्मिस, जाइलम, बेसिकली हम यहाँ पे जो प्लांट की बात कर रहे हैं वो डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर अगर हम स्टेम डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट स्टेम के अंदर हमने आपको बताया था कि एपिडर्मिस होगी, उसकी वेस्कुलर बंडल्स होगी, जाइलम एंड फ्लोएम होगी, उसकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगी, उसके अंदर मेड्यूलरी रेज होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होगी स्टेम वाली पोर्शन में आएगी जो कि डिफरेंशिएशन के बाद बनती है। और जो मेड्यूलरी रेज होता है इसके ये परमानेंट होता है। पहले तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक था, मेरिस्टेमेटिक जो है इससे ये परमानेंट बना, यानी कि मेड्यूलरी रेज ये हमारा परमानेंट है। अब इस परमानेंट से हमें मेरिस्टेमेटिक बनाना है तो क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन करवाना होगा, यानी कि मेड्यूलरी रेज जो होता है इसके अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है और तब जाके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। तो ये वाला जो होता है ये आ जाता है हमारा री डिफरेंशिएशन में, क्योंकि जो डी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है इसके अंदर हमारा ये आ जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद यहाँ पे इंटरफेसिकुलम जो है, फेसिकुलर कैम्बियम जो है, सॉरी ये वाला पार्ट आता है हमारा डीप डिफरेंशिएशन में, और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो अब जो है हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है इसके अंदर ये मेरिस्टेमेटिक है, और मेरिस्टेमेटिक से हमें परमानेंट बनाना है। तो जब हमने मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट यहाँ पे बनाया तो हमने किया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, री डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है इससे हमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम यानी कि परमानेंट टिश्यू चाहिए। परमानेंट टिश्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, री डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो तीसरी जो बेसिकली पॉइंट है ये री डिफरेंशिएशन है, जो कि हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो दे रखा है हमारे डेवलपमेंट टॉपिक के। डेवलपमेंट टॉपिक जो होता है इसके अंदर हमें पता है कि डेवलपमेंट होता है बेसिकली ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के। तो सारे तरह के चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। जब सीड की जर्मिनेशन होती है वहाँ, उसके बाद जब वो सेनेसेंस यानी कि ओल्ड हो जाता है, वहाँ तक की जो भी उसकी लाइफ पीरियड है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब जो भी चेंजेस उसके अंदर हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी लाइफ साइकिल जो भी होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले एक मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, इसके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, और प्लाज्मेटिक ग्रोथ से क्या होगी, उसके अंदर सेल की साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियस वगैरह हमें देखने को मिलेगा जो बढ़ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर इस सेल के अंदर जो भी हमारा बढ़ चुका है इसके अंदर डिवीजन होगा। डिवीजन से हमारी 2 सेल बन गई है। अब एक सेल जो होगा ये सेल्फ परपेचुएट होगा और फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, और दूसरा जो होगा इसके अंदर इलोंगेशन वगैरह हमें, एक्सटेंशन वगैरह हमें देखने को मिलेगा। अब इस एक्सटेंशन से हमें ये इलोंगेटेड सेल मिल चुका है, और इलोंगेटेड सेल जो होगा ये मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट होकर सेनेसेंस में जाएगा यानी कि ओल्ड हो जाएगा। अब ये कोई काम नहीं कर सकता है, उसके बाद ये कोई काम का नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो लास्ट में इसकी डेथ होगी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक से सेल साइज इंक्रीज होगा, उसके बाद इलोंगेशन होगा, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होगा, सेनेसेंस होगा और डेथ होगा। तो ये थी हमारी डेवलपमेंट वाली पार्ट। इसके बाद हम बात कर ले हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी जो होता है ये होता है एबिलिटी टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, इसको प्लास्टिसिटी। मतलब एक प्लांट की अगर हम बात कर ले तो वो अपने जो भी लाइफ साइकिल होता है उस दौरान कितने तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वो दिखाता है इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में। मतलब इन्वायरमेंट का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। और इसमें एक और
पॉइंट याद रखना है हमें, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब होता है कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फिली का मतलब होता है लीफ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ या शेप ऑफ लीफ हमें देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंट शेप ऑफ लीफ जो है ये भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल पे या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। अगर हम फेजेस ऑफ लाइफ की बात कर ले तो इसमें जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट जो होती है उसकी डिफरेंट लीफ की शेप होती है। जो जुवेनाइल होता है जब वो यंग रहता है तब, और जब एडल्ट प्लांट हो जाता है तब उसकी लीफ की शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। और इसके अंदर आ जाता है फेजेस ऑफ लाइफ में कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। और इससे ना जाने कितने बार जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर, तो इससे फिर से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में, जैसे जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट की बात कर ले तो यहाँ पे 3 एग्जांपल है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। लेकिन अगर हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम वाटर और लैंड पे अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है बेसिकली उस लीफ का जो स्ट्रक्चर या प्लांट की स्ट्रक्चर जो है वो अगर हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पे हम प्लांट कंसिडर नहीं करेंगे, लीफ को ही कंसिडर करेंगे। अगर वो हमें अलग अलग देखने को मिल रही है तो इसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर में कंसिडर करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा बटरकप, जिसमें उस लीफ का स्ट्रक्चर जो है पानी में अलग होता है और अगर वो लैंड पे दिख रहा है तो अलग तरह का हमें उसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लीफ का स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखेंगे बटरकप। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लास्टिसिटी वाली हमारी टॉपिक। इसके बाद जो है हमारी जो भी फैक्टर्स, एक और पॉइंट्स हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का ही है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया जो भी कंडीशन होता है ग्रोथ के लिए, उसमें जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरसेलुलर फैक्टर जो मैंने आपको बताया पीजीआर यानी कि फाइटो हार्मोन्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ में, प्लांट्स की जो भी ग्रोथ होती है उसमें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है हमारे फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर, अगली क्लास जो होगी। और आई होप कि आपको जो मैं भी अभी वाली क्लास में पढ़ाई हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ गया है। और इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर भी आप जाकर के देख सकते हैं, ऑलरेडी जो है दिया और दे रखा है। तो आप जो है इस हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।